नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी निकली थी और परीक्षा बहुत नज़दीक है, दिसंबर में ही उसकी तिथि है। तो परीक्षा से पहले अभ्यास की आवश्यकता होती है और अभ्यास के उद्देश्य से ही ये वीडियो श्रृंखला आपको दी जा रही है। अगर आप इन प्रश्नों का खुद से अभ्यास करना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये क्विज का हमारा ग्रुप है, आप यहाँ अगर जुड़ते हैं तो आपको ढेर सारे प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए मिलेगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ वीडियो के माध्यम से आप कुछ प्रश्नों को देख रहे हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा हिमनद निम्नलिखित जो दिए हुए हैं उनमें सबसे बड़ा है। तो बड़े आकार का कौन सा है? बाल्टेरो है, सियाचिन है, चोगोलुंगमा है कि बियाफो है? जल्दी बताइए। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी वाला हो जाएगा, ये सियाचिन है। ठीक है, सियाचिन इसमें सबसे बड़ा है। और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया कि ईसा की जो प्रारंभिक शताब्दियां थी यानी शुरुआती दौर था, उस समय भारत और रोम के बीच में व्यापारिक संबंध हुआ करते थे। लेकिन वो व्यापारिक संबंध थे, इसकी जानकारी हमको कैसे मिली? मतलब किस स्थान से पुरातत्व की खुदाई हुई है और हमें ये सूचना प्राप्त हुई है? तो यहाँ कुछ स्थानों के नाम दे रखे हैं, जैसे कि ताम्रलिप्ति है, तोंडी है, अरिकामेडु है और मदुरै है। करेक्ट आंसर क्या होगा? जरा ध्यान से देखिएगा इन स्थानों को। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें अरिकामेडु हो जाएगा। अरिकामेडु से हमें ये सूचनाएं प्राप्त हुई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है अरिकामेडु। प्रश्न आपने देखा और सही जवाब अगर आपको पहले मालूम हो जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको दे सकते हैं, अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, वहां पर आपका कर्तव्य बनता है। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कुछ क्रोनोलॉजी अरेंज करने के लिए कही जा रही है। यहाँ पर कुछ मुस्लिम शासकों, विशेष रूप से जो मुगल शासक हैं, उनके नाम आपको मिलेंगे। इनको आपको सही कालानुक्रम में लगाना है, मतलब पहले किसने शासन किया, बाद में किसने शासन किया। तो पहले नाम देख लीजिए आप। देखिए इसमें नाम दिया हुआ है, यहाँ देखिए आप, पहला अहमद शाह अब्दाली का नाम दिया हुआ है, उसके बाद मोहम्मद शाह है, फिर जहांगीर का नाम है तीसरे नंबर पे और फिर बहादुर शाह है। बताइए इसमें सबसे पुराना वाला कौन है, सबसे पहले किसने रूल किया था? और नीचे कुछ नंबर मतलब कोडिंग दे रखी है, अरेंज किया हुआ है। और ये जो तीसरा है ना, इसका करेक्ट इसमें आंसर कौन सा होना चाहिए? सी वाला होना चाहिए, क्योंकि पहले इसमें कौन होगा? ये जहांगीर हो जाएगा, जहांगीर का रूल पहले था। उसके बाद फिर नंबर आता है मोहम्मद शाह का, उसके बाद तब नंबर आता है अहमद शाह अब्दाली का और सबसे लास्ट में कौन? बहादुर शाह। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी वाला हो जाएगा। सी वाले को चुन लिया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, फैक्चुअल है, अगर आपको पता है तो आप सीधे सीधे उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पर बताना है आपको कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक दुनिया में कौन है। तो बॉक्साइट बताइए ये किसका अयस्क होता है? यहाँ आंसर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये किसी धातु का अयस्क है और किस पदार्थ का अयस्क है ये आपको बताना है। अब यहाँ बताइए सबसे बड़ा उत्पादक इसका कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, जमैका है कि चिली है? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। पूछा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सेकेंडरी क्षेत्र, मतलब जो द्वितीय क्षेत्र होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, वो किससे संबंधित है? उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो पहले तो आप विकल्प देखिए, यहाँ दे रखा है गवर्नमेंट ऑफिस, इसके अलावा बिजनेस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और सर्विसेज का नाम दिया हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में कौन सी चीज़ों को डाला गया है। इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी, ये तीसरा ऑप्शन आपका है। और एग्रीकल्चर से संबंधित जो एलाइड सेक्टर वगैरह हैं वो सब हैं डी वाले में। तो बताएं आप इसका कौन सा होगा? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी वाला हो जाएगा, जिसमें ये दिया हुआ है इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और बिजली। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 को देखें आप। इसमें कहा जा रहा है कि विच इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक मेंशन द कलिंग वार। कलिंग वार का उल्लेख कौन से इंस्क्रिप्शन में, कौन से अशोक के अभिलेख से प्राप्त होता है? तो जो 13वां शिलालेख है वहाँ से प्राप्त होता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें आप आराम से कर सकते हैं और इसका जो राइट आंसर है वो 13वां हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 को देखिए। ये भी सीधा है, चौसा के युद्ध के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, तो चौसा का जो युद्ध हुआ था वो शेर शाह सूरी और किसके बीच में हुआ था? शेर शाह उसमें जीता था, बहुत बड़ी उसको विजय प्राप्त हुई थी। और किस पर उसने विजय हासिल की थी? तो यहाँ कुछ शासकों के नाम दिए हैं, जैसे कि इब्राहिम लोदी है, जहांगीर का नाम है, मोहम्मद गोरी का भी नाम है, ये भी आ गया इसमें, और हुमायूं का नाम है। तो हुमायूं के साथ इसकी बड़ी कांटे की टक्कर थी और हुमायूं को इसने बहुत बुरी तरह से पराजित किया था और इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो डी वाला हो जाएगा। हुमायूं को इतना मजबूर कर दिया कि वो भारत की सीमा को पार करने के लिए मजबूर हो गया और बाहर भाग गया।
फिर अपनी तैयारी करके रिटर्न होता है और फिर से अपना शासन स्थापित करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देखें, मतलब ये लिटरली यहाँ पे 8वां है, 8वें नंबर का, क्रम पर मत जाइएगा। पूछा जा रहा है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप प्रवाहित करते हैं, साफ पानी लीजिए और इसमें CO2 गैस को फ्लो करा दीजिए, तो अगर उसमें पास किया जाता है तो बनता है सोडा वाटर। ठीक है, ये तो बन गया। ये भी पूछा जा सकता है कि क्या बनेगा, लेकिन मान लीजिए सोडा वाटर जो है वो बन जा रहा है, तो ये किस प्रवृत्ति का होता है, इसका जो नेचर है वो कैसा होता है, ये एल्कलाइन होता है या फिर ऑक्सीडाइजर होता है या फिर एसिडिक नेचर का होता है या इसमें से कुछ नहीं होता है। तो आप भी जानते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा, ये अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, इसका जो नेचर है वो एसिडिक होता है। इसका जो pH मान है वो 3 से 4 के बीच में होता है और आप जानते हैं कि 7 से कम अगर pH मान है तो फिर अम्लीय प्रवृत्ति होगी, 7 से ज़्यादा होगा तब क्षारीय प्रवृत्ति होगी, तो इसका अम्लीय प्रवृत्ति वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 9वें वाले में सीधा सीधा ये भी पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का एक प्रसिद्ध कवि जिसे कि हिंदुस्तान का तोता या तूतीय हिंद कहा जाता था, ये उपाधि थी उनकी, तो ये कौन है? जियाउद्दीन बर्नी है या फिर उत्पी का नाम आप ले सकते हैं, अलबरूनी को कह सकते हैं, या अमीर खुसरो। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? डी वाला होना चाहिए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 9वां जो हमने देखा उसका डी वाला सही है, अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरुओं को तत्कालीन शासक, विशेष रूप से मुगल शासक, उनके द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। तो अब इसमें कुछ गुरुओं के नाम दिए हैं। तो देखिए, इसमें गुरु अंगद का नाम दिया है, गुरु अर्जुन देव का नाम दिया है, गुरु हरगोविंद सिंह का नाम दिया है और तेग बहादुर का नाम दिया है। अब इसके बाद नीचे कुछ विकल्प हैं। यहाँ जो विकल्प है ना वो असल में ये वाले हैं। अब इसमें आपको बताना है कौन सा होगा। तो इसका दूसरा और चौथा सही होगा। ठीक है, दूसरा और चौथा यानी गुरु अर्जुन देव का नाम आएगा और गुरु तेग बहादुर का नाम आएगा और इसीलिए हम इस ऑप्शन को चुनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल ये समाचार पत्र हैं, इनका संबंध किससे है, मतलब कौन इनका एडिटर था, कौन इनको निकालने वाला व्यक्ति था। तो यहाँ एनी बेसेंट का नाम दिया है, राजा राम मोहन राय का नाम दिया है, महात्मा गांधी का भी नाम है और RC दत्त का नाम है। इसमें से आप देखकर बताएं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका एनी बेसेंट हो जाएगा। एनी बेसेंट के सौजन्य से इन्हें प्रकाशित किया गया था। प्रश्न संख्या 13 को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि किसके अंतर्गत खरीदारों और विक्रेताओं को बाजार की स्थितियों की संपूर्ण जानकारी होगी। अगर बाजार की स्थिति जाननी है तो हमें किस चीज़ का पता होना चाहिए? तो परफेक्ट कंपटीशन का पता होना चाहिए या फिर जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, एकाधिकारी प्रतियोगिता होती है जिसमें एक पक्ष का ही पूरा सर्वाधिकार होता है, उसका पता होना चाहिए, या फिर अल्पाधिकार का, किसका होना चाहिए? ये इकोनॉमी का सीधा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? ये 13वें नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं। देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, पूर्ण प्रतियोगिता की जानकारी हमें होनी चाहिए, तब जाकर हम बाजार की सही स्थिति का पता लगा पाएंगे कि खरीदारों की वहाँ क्या कंडीशन है और विक्रेताओं की क्या कंडीशन है। प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। इसमें ये साइंस का, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से किस चीज़ की ज़रूरत होती है? क्या चाहिए होता है? कौन सा पदार्थ? सोडियम चाहिए होता है, कैल्शियम चाहिए होता है, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है या फिर फास्फोरस चाहिए होता है? प्रश्न संख्या 14 आप देख रहे हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? और इस प्रश्न में असल में पूछा गया है कि कौन से तत्व की आवश्यकता नहीं होती है। तो जिनकी जिनकी आवश्यकता होती है वो भी यहाँ दिए हुए हैं। देखिए, सोडियम की आवश्यकता होती है, कैल्शियम की होती है, नाइट्रोजन की होती है कि फास्फोरस की होती है? तो सभी की होती है, लेकिन सोडियम की नहीं होती है। सोडियम की आवश्यकता पौधों को लंबाई या वृद्धि के लिए नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा सोडियम वाला। इसके बाद बाकी कैल्शियम भी चाहिए होता है, नाइट्रोजन तो पर्याप्त मात्रा में चाहिए होता है। प्रश्न संख्या 15 को देखें। नंद वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार का नाम दिया है, अजातशत्रु का नाम दिया है, धनानंद का नाम दिया है जो कि नंद डायनेस्टी का अंतिम रूलर था, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से तो कोई नहीं था। महापद्मनंद के सौजन्य से नंद वंश की स्थापना होती है और इसमें से कोई भी शासक का नाम जो है वो मैच नहीं कर रहा है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ये बिंबिसार था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं। इस 16वें प्रश्न में आपसे पूछा गया कि कौन सा ऐसा प्रागैतिहासिक स्थल है जो कि ताम्बवती के नाम से, तंबावती या ताम्बवती, तांबे की उपस्थिति के कारण, तो ताम्बवती के नाम से जाना जाता था। इसमें कायथा का नाम दिया है, आहाड़ का नाम दिया है, माहेश्वर और गिलुंद है। तो आप जानते हैं कि आहाड़ जो संस्कृति है उसको ताम्बवती के नाम से, उस स्थान को ताम्बवती के नाम से संबोधित किया जाता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। संथाल विद्रोह के शांत होने के बाद, संथाल विद्रोह बहुत उग्र था, अंग्रेजों के छक्के छूट जाते हैं, तो उसके बाद जो औपनिवेशिक सरकार यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके द्वारा क्या उपाय किए गए थे? तो क्या उपाय किया गया कि संथाल संतुष्ट हुए? हालांकि पूरी तरह से वो संतुष्ट नहीं होते हैं।
तो संथाल परगना नाम का एक प्रदेश उन्होंने बना दिया, मतलब एक स्टेट ही पूरी बना दी उनके लिए। या किसी संथाल के लिए गैर संथाल को भूमि हस्तांतरित करना अवैध हो गया था। संथालों की असली समस्या तो यही थी कि उनकी ज़मीन दूसरों को, जो दीकू लोग थे, बाहरी लोग थे, उनको दी जा रही थी, उनके अधिकार छीने जा रहे थे। तो आप बताएं कि इसमें से कौन सा चुनना चाहिए। 17 करेक्ट आंसर क्या होगा? सी वाला हो जाएगा। ये दोनों ही काम किए गए जिससे कि संथालों को संतुष्ट किया जा सके। पहला काम तो ये किया गया कि संथाल परगना के नाम से उस क्षेत्र को अलॉट कर दिया गया कि ये आपका क्षेत्र है। हालांकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप तब भी था, और साथ में बाहरी लोगों को जमीन हस्तांतरण जो होता है वो रोक दिया जाता है। कुछ हिंदी के प्रश्नों को देख लेते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म जो है वो अशुद्ध है। तो अब इसमें जो विकल्प दिए हैं, जरा जोड़े को आप ध्यान से देखिएगा। जोड़े वाले प्रश्नों में कन्फ्यूजन होता है। यहाँ दिया हुआ है उत्तम और उधम, आदिष्ट और निषिद्ध, उपाय निरुपाय और ईश अनीश। ईश मतलब भगवान और अनीश मतलब जो भगवान नहीं है, यानी भगवान के अलावा जितने जीव हैं वो उसमें आ सकते हैं। विशेष रूप से निशाचरों के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका जो पहला वाला है ना, वही इसमें अशुद्ध है। ठीक, उत्तम का क्या होगा? उत्तम का निम्न होगा, ना कि यहाँ जो ऊधम दे रखा है। तो इसलिए इसके ए वाले ऑप्शन को चुनते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 को आप देखें। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है? अब यहाँ सभी सही दिए हैं, कोई एक गलत है। कौन सा गलत है जरा ध्यान से देखिएगा। अभिज्ञ का अनभिज्ञ दिया है, ठीक है, और तांडव का लास्य दिया है, चिन्मय का जड़ दिया है और दुर्दांत का शांत दिया है। इसमें से आप देखकर बताएं। अब इस दूसरे प्रश्न को जरा ध्यान से देखिए। इसमें जो जोड़े दिए हैं ना, पहले वाले को आप देखें, अभिज्ञ का अनभिज्ञ ही होता है। अभिज्ञ मतलब जो जानकार है, अनभिज्ञ मतलब जिसके पास कोई जानकारी नहीं है। तांडव का लास्य होता है, ये मुद्राएं हैं नृत्य की, एक उग्रता वाली है, एक लालित्य वाली है। चिन्मय का जड़ होता है, वो सही दिया है। दुर्दांत का भी शांत होता है, शांत नहीं होता है। यहाँ पे शांत दिया हुआ है, जिसकी की सीमा हो, जिसका की अंत मौजूद हो, जबकि शांत होता है यहाँ पे तालव्य श रहेगा, ये बड़ा वाला। ठीक है, तो इसका जो डी वाला है ना वो गलत है। थोड़ा सा उसमें वर्तनी का दोष है, उसको बारीकी से देखने की आवश्यकता है। इसके बाद तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखिए। इसमें पूछा गया है कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है। तो पहले विलोम युग्मों को देख लेते हैं। आवर्तक का अनावर्तक दिया है, रिपु का खल दिया है और अटल का ढुलमुल दिया है, अर्जन का वर्जन दिया है। तो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अटल, माफ कीजिए, रिपु जो है इसका सुहृद होना चाहिए, सखा होना चाहिए, क्योंकि रिपु मतलब दुश्मन होता है, सुहृद अर्थात मित्र। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वही गलत है। इसके बाद चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखिए। यहाँ भी विलोम है, और ऐसा नहीं है कि हमारी क्विज में सिर्फ विलोम ही दिए जाएंगे। ये एक लगातार प्रैक्टिस है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, सिलेबस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब आपको अभ्यास कराया जाएगा। तो चौथे नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है। अब यहाँ पे सर्वांग का विकलांग दिया है, यादृश का अन्यादृश दिया है, आद्य का अंत्य दिया है और ऐषणा का भीषण दिया है। अब इसमें आप बताएं कि कौन सा गलत है। तो आद्य मतलब शुरुआती, अंत्य मतलब जो आखिरी है। इसका जो डी वाला है, ऐषणा का अनैषणा होता है, भीषण तो होता नहीं है। तो इसमें से जो डी वाला ऑप्शन है उसको हम चुनते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 को देखिए। अशुद्ध इसमें भी आपको चुनना है। टोटा का नफा होता है, टोटा मतलब होता है घाटा, नफा मतलब फायदा, तो ठीक है ये। भंजक का योजक होता है, भंजक मतलब तोड़ने वाला, योजक मतलब जोड़ने वाला। जर्जर का दृढ़ होता है, ऐसा दिया हुआ है, और ईहा का स्पृहा दिया है। अब इसमें आप बताएं, शब्दों के अर्थ आपको पता होने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है, इसमें चूंकि हमें गलत चुनना था, ठीक है, तो गलत चुनना है, तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है उसको हम चुनेंगे, ईहा का स्पृहा। ठीक है, ईहा का अनीहा होता है, स्पृहा नहीं होता। स्पृहा मतलब तो खुद ही इच्छा से तात्पर्य होता है। इसके बाद आप 6वें नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। विलोम युग्म इसमें भी पूछा जा रहा है। तो दिया हुआ है कौन सा अशुद्ध है, आपको ये छांटना है। पुष्ट का कृष दिया है, वैभव का पराभव दिया है, सवर्ण का अवर्ण दिया है और गर्जन का अर्जन दिया है। अब इसमें आप बताएं कि कौन सा गलत है। तो पुष्ट मतलब होता है जो हट्टा कट्टा है, कृष मतलब पतला दुबला, वैभव का पराभव वो भी ठीक है, और सवर्ण का अवर्ण दिया है, साथ में गर्जन का अर्जन। तो गर्जन का क्या होता है, वर्जन होता है। यहाँ पे जो अर्जन दिया है उसका तो व्ययन हो जाएगा। अर्जन मतलब जो अर्जित किया और व्यय मतलब खर्च किया। तो इसका जो गलत है वो कौन सा है, डी वाला है। इसके बाद 7वें नंबर के क्वेश्चन में भी अशुद्ध वाक्य आपसे पूछा जा रहा है। वर्तनी शोधन भी पूछा जाएगा ना परीक्षा में। तो दिया हुआ है पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए, किसने काम किया है। ये वाक्य जो दिए हैं इसमें से 3 जो है वो सही है, 1 गलत है। गलत की पहचान आपको करनी है। प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था और हो सकता है तुम ही यह पत्र फाड़े हो। अब इसमें आप देखकर बताएं। तो इसमें आप देखें बाकी वाक्य तो ठीक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो लास्ट वाला है इसको ध्यान से देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि हो सकता है तुम ही यह पत्र फाड़े हो। हालांकि इसमें 2 वाक्य जो है वो काफ़ी सही हद तक नहीं है, जैसे कि किसने यह काम किया है, और उसके बाद डी वाले में होना चाहिए कि हो सकता है तुम ही ने यह पत्र फाड़ा हो। तो शुद्ध वाक्य ये होगा। तो इसमें हम डी वाले की ओर जाते हैं और इसका डी वाला जो ऑप्शन है उसको चुनते हैं। ठीक है, डी वाले को हमने चुना।
और इसके बाद अगले को देखिए 8वें नंबर के क्वेश्चन को। अशुद्ध वाक्य इसमें पूछा जा रहा है, तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? जो शुद्ध है उसको आपको छांट कर बाहर करना है। मैं वहाँ गया था, मोहन खूब हंसा, मैं दूध पीकर स्कूल गया, इस गांव में घर घर यही दशा है। अब इसमें आप बताइए कौन सा गलत है। तो इसके वाक्य को अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो डी वाला है वो गलत दिया है। इस गांव में घर घर यही दशा है, इस गांव के घर घर में यही दशा है। थोड़ा सा क्रम विन्यास की यहाँ पे गड़बड़ी है और इसीलिए हम डी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 को देखिए। अशुद्ध वाक्य आपसे पूछा जा रहा है और इसमें कहा गया है कि इस विषय में आपसे क्या कहूँ, इस विषय में आपसे क्या कहूँ, ऐसे लिखा हुआ है और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है। पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है और महापुरुषों के उपदेशों का अपने जीवन में प्रयोग करो। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें से? इसका ए वाला है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ए वाले में समस्या ये है ना कि ये वाक्य जो है इसमें होना चाहिए, ध्यान से आप देखिए, इस विषय में मैं आपसे क्या कहूँ, इस प्रकार से होना चाहिए, तब जाकर ये वाक्य संपूर्ण होगा। तो इसमें गड़बड़ी जो है वो पहले वाले वाक्य में भी है। और जो सी वाला है कि मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है, तो उसकी जगह होना चाहिए कि मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित में है। यहाँ पे का की जगह पे में का इस्तेमाल होना चाहिए। तो इसके दोनों ही सेंटेंस गलत है, पहला जो ए वाला है और उसके साथ साथ सी वाला। इसके बाद 10वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में आपसे अशुद्ध वर्तनी किसकी है ये ढूंढने के लिए कहा जा रहा है। तो समुज्ज्वल लिखा है, उसके बाद गृहीत लिखा है, मुहूर्त लिखा है और महत्व लिखा है। तो मुहूर्त नहीं होता है, मतलब आधा त का उसमें इस्तेमाल नहीं होता है, पूर्ण त होता है और इसीलिए इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो इसमें अशुद्ध है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 को देखिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी किसकी है आपको बताना है। ज्ञानवान, चातकी, व्यवहारित और श्वसुर ऐसे दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछा गया कि अशुद्ध वर्तनी किसकी है। देखिए इसमें सारी वर्तनियां तो ठीक दिखाई दे रही हैं, जैसे कि ज्ञानवान लिखा है वो भी ठीक है, चातकी लिखा है वो भी ठीक है और श्वसुर जो लिखा है वो भी सही है, लेकिन व्यवहारित नहीं होता है, व्यवहृत होता है। व्यवहारिक एक अलग चीज़ है और व्यवहारित यहाँ लिखा हुआ है, तो व्यवहृत सही शब्द है और इसीलिए इसका जो सी वाला दिया है ना उसकी वर्तनी गलत है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 को देखें। इसमें भी अशुद्ध वर्तनी पूछी जा रही है। नभोमंडल लिखा है, आशपद लिखा है, ध्यान दीजिएगा मूर्धन्य श का इस्तेमाल हुआ है, मनः कामना लिखा है और दुरात्मगण लिखा है। देखिए इसमें अशुद्ध वर्तनी किसकी है पहचानिए। आस्पद जो लिखा है ना इसमें छोटा वाला स होगा न कि मूर्धन्य श, तो इसी की जो वर्तनी है वो इसमें गलत है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13। वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है कि जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, जो अपने स्थान या स्थिति से जहाँ पर वो है वहाँ से अलग न किया जा सके, उसके लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है बताइए। अच्युत, अटल, स्थिर और अस्थाई। तो जो अपने स्थान से अलग न किया जा सके उसे अच्युत भी कहेंगे, अटल भी कहेंगे, स्थिर भी कहेंगे, अस्थाई नहीं कह सकते। तो इसका जो इसमें से शब्द नहीं होगा वो डी वाला होगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। कहा गया कि जिसका कोई निश्चित घर न हो। वाक्यांश दिया है, शब्द आप बताइए। तो अनिकेत होगा, आवारा होगा, जानवर होगा कि अपरिग्रह होगा। तो निकेत मतलब होता है घर और उसमें अ उपसर्ग लग गया तो बेघर, और अनिकेत शब्द ये ईश्वर के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 15 को देखें। शरीर के लिए जितना धन आवश्यक हो उससे अधिक न लेना, ये क्या कहलाता है। अपरिग्रह कहलाता है, परिग्रह कहलाता है, सुग्रीव कहलाता है कि लब्ध कहलाता है। तो अपरिग्रह कहलाता है। धन संचित न करने की जो मंशा होती है उसको अपरिग्रह कहते हैं। जैन और बौद्ध धर्म में इन सिद्धांतों पर अमल किया जाता है। प्रश्न संख्या 16 को देखिए। आग से झुलसा हुआ, तो अनलदग्ध होगा, सुकंठ होगा, पावक होगा कि दहन होगा। तो पावक और दहन तो आग के ही पर्यायवाची हैं। बाकी सुकंठ जो है जिसका कंठ अच्छा होता है उसको कहा जाता है। तो अनल मतलब होता है अग्नि और दग्ध मतलब होता है जला हुआ। तो आग से झुलसा हुआ या आग से जला हुआ यानी अनलदग्ध। इसके बाद प्रश्न संख्या 17 को देखिए। जिसकी ग्रीवा अच्छी है, मतलब जो गर्दन है उसकी बनावट अच्छी है, तो उसको क्या कहेंगे। सुग्रीव कहेंगे, सुकंठ कहेंगे, सव्यसाची कहेंगे या कोई नहीं इसमें से। तो अब इसमें से सव्यसाची का मतलब तो होता है दोनों हाथ से जो समान कुशल हो, समान सधा हुआ हो। अर्जुन के लिए पर्यायवाची इस्तेमाल होता है। बाकी सुग्रीव और सुकंठ इसमें से बचा हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से सुग्रीव हो जाएगा। जिसकी ग्रीवा अच्छी है उसको सुग्रीव कहेंगे। सुकंठ नहीं कहेंगे। जिसके गले का स्वर अच्छा है, जिसके कंठ का स्वर अच्छा है उसको हम सुकंठ कहेंगे। प्रश्न संख्या 18 को आप देखिए। यहाँ पे वही सव्यसाची वाला आ गया, जो दोनों हाथों से समान कौशल से सधा हुआ है, मतलब दोनों हाथों से समान रूप से कार्य कर सकता है। उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा, शब्द कौन सा होगा। तो यहाँ ज्ञातव्य दिया है, गे दिया हुआ है और मैमर्त्य दिया है। ज्ञातव्य मतलब जो जानने योग्य है, गे मतलब जिसका कि ज्ञान हो चुका है, और मैमर्त्य मतलब जो धराशायी होकर प्राण त्यागे। लेकिन सव्यसाची का मतलब होता है जो दोनों हाथों से समान कौशल से सधा हुआ है।
मतलब बाएं हाथ से निपुण आप लोग समझते हैं, तो बाएं हाथ से अगर निपुण है तो दाहिने हाथ से तो अपने आप होगा। अगले वाले को देखें, निम्नलिखित में से तत्सम कौन सा है। अब तद्भव तत्सम आप जानते हैं, अतड़ी दिया है, अंडी दिया है, एरंडी दिया है और अंधा दिया है। बताइए इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है। अब यहाँ जो विकल्प दिए हैं उसमें बाकी जितने भी शब्द हैं वो सभी तद्भव है, जैसे कि अतड़ी का आंत्र होता है, अंडी कोई शब्द नहीं है, बाकी एरंडी और अंधा दिया है, तो इसमें एरंडी शब्द जो है वो असल में तत्सम है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ आपने देखा प्रश्न संख्या 20 और इस क्विज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम कौन सा है ये आपको बताना है। तो अक्षर दिया है, अकड़ना दिया है, अंगूठा दिया है और अमोल दिया है। तो अमोल का अमूल्य होता है, आप जानते हैं तत्सम, ये तद्भव दे रखा है। अंगुष्ठ होता है ये अंगूठे का, और अकड़ने का आकड़न होता है। तो अक्षर जो शब्द है ना ये असल में तत्सम है, तो इसका जो बी वाले का है ए वाला सही। तो यहाँ तक हमने इस क्विज के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। अगर आप ऐसे ही प्रश्नों का निरंतर अभ्यास करना चाहते हैं तो हमारे जो पेड ग्रुप है उनसे जुड़ सकते हैं। ये क्विज वाला पेड ग्रुप है और इसमें जुड़कर आप निरंतर ढेर सारे प्रश्नों का परीक्षा तक अभ्यास कर सकते हैं।